कल हम लोगों ने फंडामेंटल राइट पर बात किए थे। आज हम बात करेंगे डीपीएसपी, जिसे डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। देखिए, आपको अभी बताया था कल कि जो मौलिक अधिकार है वो सरकार के विरुद्ध क्या है, एक नकारात्मक सेगमेंट है, या जो भी विचार कह सकते हैं। लेकिन जो डीपीएसपी है, ये सरकार को बाध्यकारी नहीं करता कि इसको लागू करना। जैसे मौलिक जो अधिकार है वो सरकार को बाध्यकारी कर देता है कि वो लागू करे, उसे लागू करे। लेकिन जो डीपीएसपी है, इसको सरकार को लागू करने का सरकार पर कोई दबाव नहीं होता है। इसको क्यों बनाया गया था, पहले समझ लीजिएगा। इसको इसलिए लाया गया था हमारे संविधान में कि हमारे जब भारत आजाद हुआ था, तो आप जानते कि यहाँ पे शिक्षित लोग बहुत कम थे, गरीब लोग बहुत ज्यादा थे। फिर कुछ ऐसे समूह थे जो बहुत ही क्या है, वंचित तबके में थे। वंचित मतलब उनको कोई राइट नहीं था, या उनके एक गरिमामय जीवन जीने के लिए, एक देखिए, गरिमामय जीवन जीना बहुत सबको देना चाहिए। गरिमामय जीवन जीने के लिए उनके पास जो बेसिक आवश्यकताएं थी, यानी बेसिक जो नीड, वो उनको प्राप्त नहीं था। तो डीपीएसपी के माध्यम से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो सदस्य थे, उनका ये मानना था कि सरकार धीरे धीरे क्या करेंगे, इन सिद्धांतों को अपने स्टेट में लागू करेंगे, और जो ऐसे लोग हैं उनके प्रति क्या होगा, सरकार अपना कार्य करेगी। लेकिन तत्काल इसको लागू इसलिए नहीं किया गया बाध्यकारी रूप में। फिर लोग क्या होता है, मौलिक अधिकार के तहत ये भी क्या होता है, इसको भी लागू करने के लिए लोग न्यायालय जा सकते थे। और उस समय भारत सरकार के पास इतना संसाधन या रिसोर्स नहीं था कि भारत सरकार बीपीएसपी के जितने भी प्रावधान हैं उनको लागू कर पाए। अभी भी पूरी तरह से भारत में इनके जितने भी प्रावधान हैं उनको लागू नहीं कर पाए हैं। उनमें से बहुत सारे चीज क्या है, धीरे धीरे लागू हो रहे हैं, और लागू जैसे जैसे समाज डेवलपमेंट होते जाएंगे वैसे वैसे लागू होते जाएंगे। इसको समझ लीजिएगा। तो डीपीएसपी क्या है, बाध्यकारी नहीं है सरकार के लिए। सरकार चाहे तो उसको लागू कर सकते हैं, नहीं चाहे तो लागू नहीं कर सकते हैं, ऐसे कोई बाध्यकारी नहीं है। देखिए, डीपीएसपी की अगर कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो सबसे पहले स्पेन एक देश है, उनमें इसको लाया गया था, और स्पेन से इसको आयरलैंड ने लिया था, और हमारे संविधान में आयरलैंड से हमने क्या है, डीपीएसपी को लिया है। तो हमारे देश में डीपीएसपी किस देश से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया। और ये हमारे संविधान के भाग फोर्थ, यानी जो पार्ट फोर्थ है, और आर्टिकल 26 से लेके 51 तक में है। देखिए, भाग फोर में है, और आर्टिकल 36 से लेके 51 तक में इसका उल्लेख किया गया है। और इसको अध्ययन के दृष्टि से इसको तीन भागों में हम बांट के देख सकते हैं। किसके दृष्टिकोण से, अध्ययन के दृष्टिकोण, या इनके जो विचारधारा है उसी अनुपात में हम इसको दो भागों में बांट के, तीन भागों में सॉरी, बांट के देख सकते हैं। एक है समाजवादी सिद्धांत, यानी जिसको कहते हैं सोशलिस्ट सिस्टम या प्रिंसिपल, और एक गांधीवादी प्रिंसिपल, और है एक उदार यानी और बौद्धिक प्रिंसिपल, इसको माना जाता है। देखिए, ये तीनों भागों में क्यों किया। देखिए, समाजवाद का क्या मतलब होता है, यहाँ पे सोशलिस्ट का मतलब होता है जहां पे राज्य के पास शक्तियां ज्यादा हो, यानी निजी हाथों में शक्तियां कम हो। जैसे आप लोग देखे होंगे, मिड डे मील दिया जा रहा है। कि अगर मिड डे मील अगर कोई प्राइवेट कंपनी शुरू करता, तो उसमें बहुत सारे खामियां हो सकते। प्राइवेट कंपनी शुरू भी नहीं कर पाते कि उसमें कोई कमाई है नहीं। जैसे आप लोग बहुत सारे ऐसे सिस्टम देखे होंगे भारत में, जहाँ पे क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि उनको वहां पे कमाई कम होता है। दूसरा है, गांधी जी क्या सोचते थे। गांधी जी का सोचना था कि समाज में जितने भी वंचित वर्ग है उसको आगे बढ़ना चाहिए, और आत्मनिर्भर ग्राम होना चाहिए। यानी ग्राम कैसे होना चाहिए, गांव कैसे होना चाहिए, सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। लेकिन सेल्फ डिपेंड गांव के लिए क्या क्या प्रावधान करना पड़ेगा, वो इसमें बताया गया है बहुत सारी चीजें।
और उदार मतलब क्या होता है कि सरकार को ऐसे बहुत सारी नीतियां बनाना चाहिएगा जो समाज में कमजोर वर्ग है, अशिक्षित है, उनके लिए काम करे। तो पहला हम लोग देखते हैं कि समाजवादी सिद्धांत के आधार पर जो जो आर्टिकल है डीपीएसपी में, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसमें पहला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 38 है। देखिए 38 में क्या बोला गया कि इसमें बोला गया कि जो हमारा राज्य है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए, आपको पता है कि हमारे प्रियम्बल में क्या है, 3 प्रकार के न्याय हैं। एक सोशल जस्टिस, एक इकोनॉमिकल जस्टिस और एक क्या है, पॉलिटिकल जस्टिस। इसको सुनिश्चित करने के लिए आय, स्थिति, सुविधा तथा अवसरों को समानता की, अवसरों की समानता की बात बोलता है। चाहे अब देखिएगा, मान लिया लेक्चरर का फॉर्म आया, अगर सभी सीटें अगर महिलाओं को दिया जाता तो पुरुष लोग क्या करते हैं, सभी सीटें अगर एससी को दिया जाता तो बाकी क्या करते हैं। तो इसलिए सबको क्या होता है, समावेशित रूप में क्या है देखा जाता है, यानी अवसर सबको समान दिया जाए, इसकी बात ये बताया गया है। उसके बाद सामाजिक व्यवस्था की सुरक्षा, उसके बाद संरक्षण कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। धन्य का आर्टिकल इसमें क्या है, 3 प्रकार के न्यायों को सुनिश्चित करने की बात की गई है। फिर आर्टिकल 39 में क्या बताया गया, देखिए 39 होता है क्या कि सभी नागरिकों को आप आजीविका, आजीविका मतलब जिसको रोजगार के क्या है, पर्याप्त साधन का अधिकार, मतलब कोई भी भारत के नागरिक जो है उनको अपने मन पसंद के काम करने के लिए उनको एक माहौल या एक अवसर प्रदान करना चाहिए। जैसे बहुत से लोग बीएड किए हुए हैं, आप बीएड किया तो उनके मनपसंद के काम अगर नहीं देंगे तो वो बीएड का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए उनको क्या था, उस तरह के काम देना चाहिए। उसका जो भौतिक संसाधन के स्वामित्व और नियंत्रण के सामान्य जन की भलाई के व्यवस्थित करने, देखिए जो हमारे यहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्स है उनका यूज हमारे यहाँ के लोगों के यूज में होना चाहिए, ना कि क्या होता है हम उसको एक दूसरों को बेच दे और उसका दुरुपयोग किया जाए। उसके बाद क्या होता है, पुरुष और महिला दोनों को समान कार्य के लिए समान, देखिए अभी देखिएगा, जो लेक्चरर के फॉर्म या लेक्चरर जो भी बन जाएगा, चाहे महिला बने, एससी बने, एसटी बने, पुरुष बने, जो भी बने, सबका वेतन सेम होगा। ये नहीं देखा जाएगा कि महिला को कम मिल रहा है, पुरुष को कम मिल रहा है, एससी को ज्यादा मिल रहा है, ये ऐसे कुछ नहीं है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा, देखिएगा आपको ये आजकल बहुत सारे कंपनी या देखे होंगे, उसमें क्या है, जो स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है, या आप देखिए भारत में क्या आयुष्मान योजना शुरू किया है जिसके माध्यम से सबको क्या है फ्री इलाज की बात की जाती है। ये गरिमामय जीवन के लिए ये सब आवश्यकता होता है। बच्चों के बचपन में युवाओं का शोषण ना कर, देखिए बच्चों का जो बचपन होता है और उसका युवाओं का जो शोषण नहीं होना चाहिए। अब बच्चों का बचपन में जैसे बोला कि अभी शिक्षा, आपको अब कल बताया था कि केवल शिक्षा नहीं देना चाहिए बच्चों को, क्या था उसके साथ खेल कूद के मनोरंजन के साधन भी इस्तेमाल होता है। इसलिए देखिएगा हर जो सोसाइटी वगैरह होता है उसमें मैदान होते हैं, पार्क होते हैं, गाँव में देखे होंगे, ये सब क्यों बनाए जाते हैं, बच्चों के खेलने के लिए होता है, क्योंकि खेलने नहीं होगा तो उनका बचपन कैसे सुधरेगा। युवाओं का शोषण ना होने पाए, अब युवा होते हैं तो उनको ज्यादा जानकारी नहीं होते है समाज के बारे में और वर्क प्लेस के बारे में, तो उनका भी रक्षा इसमें की जाती है। आर्टिकल 41 में क्या बताया गया है, जो बेरोजगार है, बुढ़ापा है, बीमारी है और विकलांगता के मामले में कार्य करने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का है। देखिए जो बेरोजगार है, बहुत से जगह देखे होंगे अपने, बेरोजगारी भत्ता मिलता है। बुढ़ापाओं के लिए जो ओल्ड एज वाले होते हैं उनको क्या था, वृद्ध पेंशन मिलता है। जो बीमारी या विकलांग लोग हैं तो उनके लिए अलग से क्या है प्रावधान किया गया है कि कुछ उनको सहायता दी जाती है। तो ये बात की, देखिए पहले ये नहीं दी जाती थी, जैसे जैसे समाज का डेवलपमेंट हो रहा है तो दिया जा रहा है। इसको ध्यान रखिएगा। अभी देखिएगा, अभी एक नया प्रचलन ये हुआ कि हर राज्य में, जिन जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है उन राज्यों में महिलाओं को स्पेशल पैकेज दिया जा रहा है। अभी देखिए दिल्ली का चुनाव हो रहा है, हर पार्टी ने बोला कि हम जीतेंगे तो महिलाओं को इतना रुपए महीना देंगे। ये तो थोड़ा राजनीतिक है प्रयास है, लेकिन राजनीतिक प्रयास का क्या होता है, उसी को इसके साथ जोड़ को भी हम देख सकते हैं। अगर मिलेगा, केवल अगर घोषणा कर दे वो अलग बात है, लेकिन घोषणा करने के बाद अगर लोगों को मिल भी रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि जो बेरोजगार है उनको इस तरह से देगा। अभी देखिएगा उत्तराखंड में भी क्या होता है, जब हरीश रावत जी का सरकार थे उस समय क्या था, बेरोजगार भत्ता भी दिए, उन्होंने शुरू किया था। तो ये बहुत सारे अलग अलग समय पे चलते रहते हैं।
उसके बाद आर्टिकल 42 में क्या है, राज्य काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों का सुनिश्चित करने के लिए और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा। देखिएगा, जो लोग काम करते हैं उनके लिए एक उचित व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब कार्य स्थल अच्छा होना चाहिए, वर्क स्थल में क्या होना है, एक सौहार्द माहौल होना चाहिए। नहीं तो वहां पे अगर सौहार्द माहौल नहीं होगा तो जो कर्मचारी काम करेंगे उसका दिक्कत होगा। उसके बाद जो माताएं होती है जिनके बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके लिए क्या होता है, बच्चों के देखभाल की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। या आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे जो माताएं होती है, गर्भवती महिलाएं होती है, उनको क्या होता है, लीव में मिल जाता है। तो ये सारे प्रावधान किए गए हैं, पहले नहीं था, पहले सरकारी में था, अब देखो प्राइवेट जो अच्छे कंपनी है उनमें भी दिया जा रहा है। क्योंकि लोगों के समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है उसको धीरे धीरे क्या है, लोगों द्वारा या बहुत से संस्थाओं द्वारा, जितने भी लोग हैं उनको प्रति जागरूक किया जा रहा है। क्योंकि देखिए उद्योगपति भी क्या होता है, समाज से ही तो कमा रहे हैं, और समाज के प्रति उनका दायित्व तो बनता है कि समाज में जो ऐसे लोग हैं उनको क्या है, हेल्प करे। अब देखिए उद्योगपति का हेल्प करना जरूरी इसलिए क्यों है, क्योंकि वो समाज से कमा रहे हैं। भाई समाज नहीं रहेगा तो उद्योगपति लोग कहाँ अपना प्रोडक्ट बेचेंगे। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो मानवीय परिस्थिति भी क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जहाँ पे काम करने का एक सही जगह मिले। उसके बाद 43 देखिए क्या बोलता है, 43 ये बोलता है कि राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। आप लोग ने मनरेगा देखे होंगे, मनरेगा में काम करते हुए लोगों को बारे में सुने होंगे। देखिए मनरेगा सबसे कह सकते हैं मजदूर लेवल का काम होता है। कि मतलब मजदूर लेवल का काम मतलब होता है, जो भी काम होता है वो मैनुअल होता है, मैनुअल मतलब हाथ से काम होता है। तो उसके लिए क्या होता है, डिसाइड किया जाता है कि एक जो मजदूर है उनको इतना काम दिया जाए वर्ष में कि वो अपना परिवार को पालन पोषण कर पाए। इसलिए देखिएगा नरेगा में या मनरेगा में ये गारंटी है कि 100 डे का क्या होता है, मजदूरी देना ही पड़ेगा। अगर नहीं देंगे, अगर काम नहीं देंगे, लेकिन 100 डे का एक साल में मजदूरी उनको देना ही पड़ेगा। तो ये भी क्या है, इसको देखिए हर योजना के साथ इसको जोड़ेंगे तो याद रहेगा। अगला है 43 में, 3A में क्या बताया गया कि जो उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। देखिए कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे जो मजदूर यूनियन वगैरह बनते हैं, तो उनके कुछ शेयर क्या होता है, जो कंपनी के कुछ शेयर होते हैं उनको क्या है, उन जो लेबर यूनियन होते हैं उनको देना होता है। जिससे क्या होता है, देखिए अगर किसी मजदूर को अगर कंपनी के शेयर दिया जाए, हिस्सेदारी दिया जाए, तो जो मजदूर होगा वो अच्छी तरह से कार्य करेगा, बोलेगा कि ये काम क्या है, मैं केवल मजदूर नहीं हूँ बल्कि क्या है, मैं एक मालिक भी हूँ। देखिए शेयर का मतलब समझते हैं, शेयर मार्केट में अगर आप लोग थोड़ा जानते हैं, शेयर मार्केट का मतलब तो आप जिस कंपनी का शेयर खरीद लेते हैं तो उस शेयर का मतलब हिस्सेदारी होता है। अगर बताइए किसी काम में या किसी फैक्ट्री में अगर मजदूर भी हिस्सेदारी हो जाए कुछ परसेंटेज में, तो वो अच्छी तरह से काम करेगा। तो इसीलिए उनको ये सब दिया गया है। आगे आर्टिकल 47 में क्या होता है कि लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना है। देखिएगा आप लोगों ने आंगनवाड़ी केंद्र का नाम सुने होंगे। इसके माध्यम से जो भोजन दी जाती है महिलाओं को या बच्चों को, उसका मेन पर्पस क्या है कि जो हमारे यहाँ पे जो न्यूट्रिशन वैल्यू का जो लो है उसको भरपूर किया जाए। आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में सबसे ज्यादा महिला और बच्चों को महिला और बच्चों को प्रोटीन की कमी है। प्रोटीन की बहुत ज्यादा कमी है। देश में लगभग 56% जो महिला और बच्चे हैं, ये क्या है, अंडर जो न्यूट्रिएंट है प्रोटीन का, जिसको आप कह सकते हैं अल्प पोषण आहार इस्तेमाल करते हैं, जिसको माल न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो मनरेगा मनरेगा कह रहा हूँ सॉरी, आंगनवाड़ी के माध्यम से आप लोग देखे होंगे जो गर्भवती महिलाएं होती है उनको दी जाती है, अंडे दी जाती है, सब्जी कह रहा हूँ, अनाज और दी जाती है, दाल वगैरह दी जाती है, बच्चों को भी दी जाती है। तो ये सब क्यों दिया जा रहा है, क्यों, क्योंकि जो अगर महिला जो गर्भवती महिलाएं होती है उनका अगर प्रोटीन उनको नहीं मिलेगा या बच्चों को अगर प्रोटीन नहीं मिलेगा तो उनका जो बच्चे डेवलप हो रहे हैं वो क्या होगा, अनडेवलप्ड हो जाएगा।
और अनडेवलप हो जाएगा तो बीमारी बहुत सारे हो जाएगा। आपने मैरास्मस या क्वासिक्योर बीमारी का नाम सुने होंगे, जो लैक ऑफ प्रोटीन के कारण होते हैं। तो हमारे देश में सबसे ज्यादा कमी है प्रोटीन। देखिए हमारे देश में सबसे अधिक लोग इस्तेमाल क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट। आजकल जो मोटापा आप लोग देख रहे हैं ना, ये फैट का मोटापा नहीं है, ये सब कार्बोहाइड्रेट का मोटापा है। कि सुबह से शाम तक हम केवल कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, लगभग 90% चीज हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो मोटापा होगा, और ये कार्बोहाइड्रेट वाला जो मोटापा है वो जल्दी खत्म नहीं होता है, क्योंकि रोज खा रहे हैं। और दूसरी बात है कि जब कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ हम फिजिकल वर्क करना छोड़ दे रहे हैं। जब फिजिकल वर्क छोड़ देंगे तो क्या होगा, अगर हमारे बॉडी में अगर कार्बोहाइड्रेट का एक्सेस ज्यादा हो जाएंगे तो वही धीरे धीरे मोटापा बना देते हैं। और वही क्या होता है आजकल जितने भी बीमारी है, चाहे वो शुगर है वगैरह वगैरह जितने भी है, सब उसका है। अगर कार्बोहाइड्रेट ले रहा है उसी हिसाब से अगर वर्कआउट किया जाए तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है, जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं वो क्या है, पहले की अपेक्षा क्या था, फिजिकल वर्क करना कम कर दिया है। तो ये भी ध्यान में पोषण स्तर को भी होना है। इसलिए आप लोगों ने देखा 2017 में एक भारत सरकार ने कार्यक्रम शुरू किया है, राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना। तो राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना के माध्यम से ये सारी चीज दी जाती है। या आप लोगों ने अभी देखा होगा जो राशन के दुकान से जो अनाज वगैरह मिलता है कम दामों में, क्यों दिया जाता है, इसका मेन पर्पज होता है कि लोगों को इतना भोजन दी जाए कि उनको न्यूट्रिशन की आवश्यकता ना हो। तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए ये सब बाध्यकारी नहीं है, इसको कभी भी दे सकते कभी भी ना दे, वो अलग बात है। अब गांधीवादी सिद्धांत क्या बोलता है। देखिए गांधी जी आपको बताया कि इनका मेन मकसद क्या था, कि जो भी वर्क हो वो ग्रामीण स्तर को सुधारना चाहिए। ग्रामीण स्तर क्या होता है, हमारे देश का जो ग्रास रूट पॉइंट है वो है ग्राम, यानी विलेज। विलेज को अगर नहीं सुधारेंगे तो क्या होगा, शहर और जो भी हमारे सामाजिक व्यवस्था है वो सुधार नहीं सकता है। क्योंकि जो भी लोग शहर में जा रहे हैं ना कहीं विलेज से ही तो जा रहे हैं। और विलेज में अगर डेवलपमेंट हो जाएंगे तो शहरों में आज जो भीड़ भाड़ है वो भीड़ भाड़ नहीं होगा, पॉल्यूशन नहीं होगा, ट्रैफिक नहीं होगा, इतने ज्यादा बहुत सारी चीज नहीं होगा जो शहरों में हो रहा है प्रॉब्लम्स। अगर गांव में ही अगर क्या होता डेवलपमेंट अच्छी हो जाए तो, लेकिन नहीं हो पा रहा है, उसका भी बहुत सारे रीजन है। अब देखिए आर्टिकल 40 में क्या बताया गया कि हर ग्राम में ग्राम पंचायत होना चाहिए। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे देश में जो पंचायत है वो किस कहाँ पे वर्णित है, वो डीपीएसपी में वर्णित है। लेकिन डीपीएसपी है तो ये क्या था, बाध्यकारी नहीं है। तो राज्य सरकार क्या होता है अपने मन मर्जी क्या था, कभी करते थे कभी नहीं करते थे। लेकिन आपको पता था कि 1992 में क्या है, उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया पंचायती राज को। अब तक के बाद से पंचायती राज क्या है, विधिवत हो रहा है। तो क्या था, इसमें गांधी जी का हो रहा था मेन मुद्दा था कि ग्राम स्वराज की बात की गई थी, या आत्मनिर्भर ग्राम की बात, सेल्फ डिपेंड ग्राम की बात की थी। पहले अधिकतर जो गांव थे सेल्फ डिपेंड थे। आज जैसे जैसे सेल्फ डिपेंड खत्म होते जा रहे हैं तो गांव धीरे धीरे बर्बाद होते जा रहे हैं। आप देखिए उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे गांव है जिसको भूतिया गांव कहा जाता है। पौड़ी गढ़वाल में सबसे ज्यादा भूतिया गांव बन गया है, और उसके दूसरे नंबर पे अल्मोड़ा है, इसको भी याद रखिएगा। पौड़ी गढ़वाल में सबसे ज्यादा भूतिया गांव है, और उस दूसरे नंबर पे अल्मोड़ा है। डिस्ट्रिक्ट में क्या है, सबसे ज्यादा भूतिया गांव बना। क्यों, क्योंकि लोगों को गांव में अपने जीविका के लिए साधन नहीं मिला, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, चिकित्सा का प्रॉब्लम है, खेती बाड़ी बढ़िया से नहीं हो रहा। तो सभी लोग क्या है, खेती मतलब गांव को छोड़ दिया और वहां पे शहरों में जाके जो भी काम कर रहे होंगे उसी से अपने व्यवस्था को कर रहे होंगे। आगे देखा आर्टिकल 43, इसमें होता है कि राज्य ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का काम कर देखिएगा। आप लोगों ने सुना सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम सुने होंगे, इसको स्वयं सेवक सहायता समूह कहा जाता है। गांव के लोग क्या होता है आपस में मिलके थोड़ा सा पूंजी लगा के और सरकार की मदद से जो कुटीर उद्योग है, छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं उसको लगा के स्वरोजगार का जो भी कॉन्सेप्ट है वो बना सकते हैं। जैसे गाय पालना, भेड़ पालना, बकरी पालना, मोमबत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना, ये सब जो भी चीजें इसको कर सकते हैं। तो इसके लिए भी क्या है, सरकार मदद करती है। उसके बाद आर्टिकल 43 बी में क्या है, सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतंत्र नियंत्रण और पेशेवर
प्रबंधन को बढ़ावा देना, यानी जो अभी बताया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इसको क्या है, फ्रीडम देना, इनको लोकतांत्रिक बनाने की बात की गई। इसमें क्या होता है, जो अमीर लोग हैं उनके प्रभाव से इनको कम करना। दूसरी बात क्या होता है, इनके जो मैनेजमेंट है उनको क्या है, सरकार को सहायता नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। क्योंकि आप लोग देखे होंगे जब से नोटबंदी हुआ है तब से कुटीर उद्योग क्या है, बहुत ज्यादा उनको घाटा हुआ है। क्योंकि जो कुटीर उद्योग में अधिकतर गरीब लोग ही इनको इनमें वर्क करते थे और उनको मैनेजमेंट करते थे, तो उनके पास जितने भी लेन देन होते थे वो कैश में होते थे। लेकिन नोटबंदी के बाद क्या होता है, कैश का बहुत प्रॉब्लम हो गया, तो फिर उनका दिक्कत होने शुरू हो गया। आगे है आर्टिकल 46। देखिए आर्टिकल 46 में क्या होता है कि राज्य समाज के कमजोर वर्ग, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों का को बढ़ावा देगा। आप लोगों ने देखा होगा, जो एससी लोग होते हैं, एसटी लोग होते हैं, उनको स्कॉलरशिप मिलता है। क्या मिलता है, छात्रवृत्ति मिलता है। यानी उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या मिलता है, स्कॉलरशिप देने की बात है। तो स्कॉलर की बात कहाँ की गई है, ये आर्टिकल 46 में की गई है। किनको, एस सी एस टी और विशेष वर्ग के जो कमजोर वर्ग होता है उनको लिए की गई। जैसे इसमें माइनॉरिटीज भी आते हैं। हाँ जी का आर्टिकल 47 में क्या रहता है, राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए कदम उठाएगा और नशीले पेय पदार्थ, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थ के सेवन पर रोक लगाएगा। यानी कुल मिला के जो मादक पदार्थ होते हैं जिसमें नशा होता है उन पर रोक लगाने की बात करते हैं। ठीक है, रोक जितने भी होते हैं उस पर रोक लगाने की बात करते हैं। जो नशीला पदार्थ भी लोगों को नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी चलता है। कुछ राज्यों में शराब पर पाबंदी बताया। आप लोग बताएं कि उत्तराखंड के किन किन क्षेत्रों में शराब पाबंदी है। अनुच्छेद 48, इसमें बताया कि जो गाय, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने और मवेशियों को पालने व उनकी नस्लों में सुधार करने के लिए। ये आर्टिकल 48 में ये बताया गया है कि जो एनिमल दूध देती है उनको नहीं मारा जाए। या पहले देखिए क्या था कि हमारे देश में ट्रैक्टर वगैरह जब नहीं था, तो बैलों से क्या होता है कि खेती करते थे, तो ऐसे बैलों को नहीं मारा जा सकता जो खेतों में यूज किया जाए। आजकल तो उल्टा हो रहा है। आजकल आप लोग देखे होंगे कि पहाड़ों पे शायद कम होगा, प्लेन पे जब से मोदी जी की सरकार आई और योगी जी की सरकार आई तब से इनको बंद करना, यानी स्लॉटर हाउस बंद कर दिया है। तो बहुत ही लोगों को परेशान कर रहा है, क्योंकि पहले इसका मीट सप्लाई होता था इनको काट के, लेकिन अब बंद कर दिया है बहुत सारे चीज। तो ये भी है। तो मतलब कुल मिला के दुधारू जो पशु होते हैं, यानी जो दूध देने वाले पशु होते हैं, उनको नहीं मारना चाहिए। ना मारने के बात करते हैं। आगे है उदार बौद्धिक संपदा। उदार में पहला है आर्टिकल 44। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अभी उत्तराखंड में लागू हुआ है। आर्टिकल 44 में क्या होता है, एक समान नागरिक संहिता, जिसको यूसीसी कहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसे कहा जाता है, इसको लागू करने की बात करता है। आप लोग शायद न्यूज में पढ़े होंगे, अभी उत्तराखंड में 27 जनवरी को लागू किया गया है। इसमें अभी एसटी को इनमें से अलग रखा गया है। पर समझ ले यूसीसी है क्या। देखिए यूसीसी क्या होता है कि हमारे यहाँ पे दो तरह के केस होते हैं या मुकदमे होते हैं। केस या मुकदमे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं दीवानी और एक होते हैं फौजदारी या क्रिमिनल। फौजदारी या क्रिमिनल। देखिए भारत में जो फौजदारी या क्रिमिनल जो मामले हैं, ये सभी के लिए एक जैसा है, यानी सभी के लिए एक समान है। सभी के लिए एक समान। अगर कोई मर्डर करेगा तो हिंदू है, मुसलमान है या ईसाई या सिख है, इससे कोई मतलब नहीं है, सबको एक जैसा सजा मिलेगा। लेकिन जो दीवानी मैटर है, इसमें क्या था, अभी भी अंतर है। दीवानी मैटर में जैसे शादी ब्याह हो गया, संपत्ति हो गया, दहेज हो गया, तलाक हो गया, ये जो चीज होता है इसको दीवानी कहते हैं। इसमें क्या होता है, अलग अलग धर्म के लोगों का अलग अलग प्रावधान है। जैसे मुसलमानों के लिए उनका वक्फ बोर्ड बने हुए हैं। हिंदुओं के लिए तो 1955-56 में बन गया था हिंदू मैरिज एक्ट।
पहले हिंदुओं में भी क्या बहुत ज्यादा शादी करते थे लोग, इससे भी पहले करते थे, लेकिन अभी भी करते हैं, लेकिन चोरी छिपे करते हैं। वो अलग मैटर है। और जो संपन्न व्यक्ति होता है उनका अलग मैटर है। तो दीवानी जो मैटर है इसमें क्या होता है, एक जैसा नहीं है। हिंदुओं के अलग है, मुसलमानों के अलग हो सकते हैं, ईसाई के अलग हो गए, सिख के अलग है, आदिवासी जो अलग अलग लोग हैं उनके अलग। तो यूसीसी बोलता है कि जो ये दो प्रकार के जो केसेस है, चाहे दीवानी हो चाहे फौजदारी हो, सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। इनमें फायदा किसको होगा? फायदा मुख्यतः महिला और बच्चों को होने वाला है। महिला और बच्चों, बच्चों को फायदा होने वाला है। अब बोला कि हर जगह महिला और बच्चों को ही फायदा क्यों होने पा रहा है? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो समाज है वो पैट्रियोटिक सोसाइटी है। देखिए, पैट्रियोटिक सोसाइटी का मतलब ये नहीं है केवल पुरुष ही लोग ही इस पर राज करते हैं। बहुत सारे ऐसे महिलाएं भी होती है जो पैट्रियोटिक को मतलब सपोर्ट करती है। और बहुत सारे ऐसे पुरुष भी हुए जो पैट्रियोटिक को सपोर्ट भी नहीं करते। वो अलग अलग विचारधारा का मैटर है। तो इससे महिलाओं और बच्चों को क्यों कैसे होगा? अब देखिएगा, जैसे मुसलमानों का एक शादी का उदाहरण आपको बताता हूँ। उनके जो निकाह होते हैं, और निकाह के समय पे क्या होता है, उनमें एक बॉन्ड भरा जाता है। मतलब मुसलमानों में जो शादी होता है उसमें समझौता होता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस में शादी होता है। तो शादी में होता है कि अगर कभी किसी दिन अगर किसी का शादी हुआ, अगर अगर तलाक हो जाएगा, तो मान लेते हैं कि अभी किसी का ए और बी का शादी हो रहा है, और इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट भरा कि जब हम भविष्य में अगर कभी तलाक हो जाए किसी कारण से, तो हम क्या, तो मान लीजिए ये महिला है और ये पुरुष है, तो इस महिला को तलाक के बाद क्या होगा, 1 लाख रुपए दिया जाएगा। जितने भी है, जैसे परिवार होता है उस हिसाब से ये रकम उसमें लिखा जाता है। अब मान लेते आज से 50 साल बाद अगर, या 40 साल बाद, 30 साल बाद अगर तलाक हो जाए, अगर मान ले 30 साल बाद ही तलाक तलाक हो जाएगा, तो 30 साल बाद इस 1 लाख रुपए का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। 30 साल बाद क्या होगा, 1 लाख में कुछ नहीं मिलेगा। एक महीने का हो सकता है कि खर्चा ही उतना हो जाए। अभी भी देखिए बहुत सारे संपन्न ऐसे लोग हैं जो 1 लाख में खर्चा ही नहीं चलता है परिवार का। तो 1 लाख में क्या, 30 साल बाद खर्चा ही नहीं चलेगा एक महीने का। तो फिर उस महिला का क्या होगा? तो इसमें एक जैसा प्रावधान इन्हें हुआ कि अगर उस पुरुष का जितना, जैसे हिंदू में क्या है, हिंदू में क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति का तलाक हो जाता है, तो जो भी उस व्यक्ति के नाम पे जो चल अचल संपत्ति होता है उसका क्या होता है, 1/2 उनको मिलता है। और बाकी अगर वो व्यक्ति अगर कोई जॉब वगैरह करते हैं, तो उनकी जो सैलरी होता है सैलरी का हाफ उनको मिलता है, जब तक वो महिला दूसरी शादी ना कर ले। और दूसरी शादी कर लेंगे तब नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, जब तक महिला दूसरी शादी ना कर ले तब तक ये पैसा या मिलते रहेंगे। अगर दूसरी शादी कर लेंगे तो ये जो वेतन वाला पैसा है ये नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, ये वाला तो ले लेंगे लेकिन ये वाला नहीं ले पाएंगे। दिक्कत ये है। उसके बाद आप लोग जानते हैं कि शादी के बाद जो महिलाएं होती है, जो लड़कियां होती है, उनको क्या होता है, उनके भाई जैसे संपत्ति का अधिकार नहीं दिया गया। अब इसमें क्या होगा, जो महिला है अगर आप चाहे तो अपने पिताजी की जो संपत्ति है, उनका जितने भी उनके भाई बहन है उनके बराबर के हिस्सेदारी का हक उनको मिलेंगे। तो ये देखिए 2005 में किया गया था। पहले तो जो हिंदू लोग थे यही विरोध कर रहे थे इस प्रावधान का, कि लड़कियों को ये प्रावधान नहीं मिलना चाहिए। फिर फिर क्या होता, जो रिलेशनशिप है उसमें दिक्कत आने लगेगा माता पिता और बच्चों के बीच में। लेकिन क्या है, कानून तो कानून होता है, लागू हो गया। अब इसको क्या और सख्ती से इसको लागू किया गया। उसके बाद तलाक हो गया, विवाह हो गया, विवाह के एक से ज्यादा शादी नहीं करेंगे, शादी का पंजीकरण होगा। अभी देखिए लिव इन रिलेशनशिप का भी पंजीकरण होगा। बहुत सारे चीज इसमें कर दिया गया, यूसीसी कहते हैं। देखिए भारत का सबसे पहले जो यूसीसी लागू हुआ था वो हुआ था आपके गोवा में। देखिए गोवा में जो लागू हुआ ना, ये आजादी से पहले था। समझ लीजिएगा, गोवा में जो यूसीसी लागू हुआ था ये आजादी से पहले था। और उत्तराखंड में जो अभी लागू किया ये आजादी के बाद। ठीक है, कब? 27 जनवरी 2025 को ये लागू किया गया। ये आजादी के बाद उत्तराखंड में लगा। पहले ये गोवा में लागू हुआ था, अब ये उत्तराखंड में। बाकी भारत के जितने भी राज्य है उसमें लागू नहीं है अभी, फिलहाल नहीं लागू नहीं है। आने वाले भविष्य में लागू हो जाएगा, होगा। ये लोग जैसे जैसे तरक्की कर रहा है तो उस हिसाब से क्या होता है, डिमांड
बढ़ता जा रहा है। जैसे महिला और मुसलमानों में तीन तलाक वाला कहानी खत्म कर दिया, इस तरह से हिंदू में बहुत सारे कुरीतियां है अलग अलग समाज में। या जैसे अधिकतर जैसे आप लोग देखे होंगे, या पश्चिम उत्तर प्रदेश या हरियाणा या राजस्थान साइड में क्या होता है, लड़कियों को क्या पहले मार देते हैं, जिसको भ्रूण हत्या कहा जाता है, गर्ल चाइल्ड भ्रूण हत्या बहुत ज्यादा होता है, तो उसको भी रोकथाम के लिए इसमें की गई है। देखिए समाज में हर वर्ग में कुछ ना कुछ कमियां हैं, उनको समय के साथ अनुसार क्या होना, बदलाव होना बहुत जरूरी है। अगला है आर्टिकल 45। इसमें बता कि सभी बच्चों को 6 वर्ष से की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल। और देखिए क्या होता है कि 3 से लेके 6 वर्ष तक का जो बच्चे होते हैं, इनको आंगनवाड़ी के माध्यम से, अभी देखिए आंगनवाड़ी के फॉर्म वगैरह आ रखे हैं, आंगनवाड़ी के माध्यम से क्या है, उनको शिक्षा देनी चाहिए। और शिक्षा के साथ साथ उनको पोषण भी देना चाहिए, ये बात कहता है। पहले देखिए अगर आप लोग बचपन में अगर ऐसे स्कूलों में पढ़े होंगे तो उसमें दलिया वगैरह दी जाती थी। आजकल क्या है, भोजन वगैरह दी जाती है, जो जब से मिड डे मील शुरू हुआ है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो इस तरह का व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि बचपन बहुत जरूरी है। अगला है आर्टिकल 48। 48 में होता है कि जो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री है, इसको आधुनिक और वैज्ञानिक रूप में संगठित किया जाना चाहिए। देखिए हमारे जो ग्रामीण व्यवस्था का जो आधार है वो है एग्रीकल्चर और पशुपालन, यानी कृषि और पशुपालन, इसको आधुनिक बनाया जाए। इसलिए देखिए बहुत सारे अलग अलग हाइब्रिड सीड वगैरह या केमिकल जो भी फर्टिलाइजर है उसका यूज किया जा रहा है, तो ये वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक बनाना जरूरी है। आर्टिकल 48 ए क्या कहते हैं, पर्यावरण यानी जो इन्वायरमेंट है ना उसकी रक्षा होना चाहिए, उसका सुधार होना चाहिए। देशों में देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा होनी चाहिए। इसे देखिए जितने भी ये नेशनल पार्क में जो एनिमल को कंजर्वेशन की जा रही है, या इन्वायरमेंटल के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, आप लोग जानते हैं उत्तराखंड में क्या है, इन्वायरमेंटल के जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ना पड़ता है ग्रेजुएशन में। और बच्चों को भी क्या है पर्यावरण के उसको उनके कोर्स में भी ऐड किया गया है कि पर्यावरण अगर सही नहीं रहेंगे तो फिर जो जीवन स्तर है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आप लोग जानते हैं दिल्ली या जो बड़े शहर है जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, वहां पे जो उत्तराखंड के जो पहाड़ी इलाके में जो कोई व्यक्ति अगर जो सामान्य भोजन ले रहा है, जितना एज होता है, दिल्ली में अगर उसी तरह से भोजन ले, तब भी क्या होता है, दिल्ली के लोगों का जो एवरेज एज है वो 10 साल कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा पॉल्यूशन है। फिर अगर जितना ज्यादा वन रहेगा तो बायोडाइवर्सिटी होगा। अब लोग जानते हैं कि बायोडाइवर्सिटी जितना ज्यादा होगा, जो हमारे लाइफ है उतना ही ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। तो इसका वन और वन्य जीवों का संरक्षण बहुत जरूरी है। अगला आर्टिकल 49 में क्या था कि राज्य की कलात्मक और ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक और स्थान के रखने की, भारत में जितने भी ऐतिहासिक इमारत हैं, जैसे ताजमहल हुआ, लाल किला हो गया, जितने भी इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट है या इमारत है या इनको आर्किटेक्चर है, इनको संरक्षण करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये हमारे देश का क्या धरोहर है, हेरिटेज है, इसको बचा के रखना जरूरी है। आर्टिकल 50 में क्या बताया गया है, आर्टिकल 50 में बताया कि राज्य के लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग होना चाहिए। यानी हमारे यहाँ पे जो जुडिशियल है और जो एग्जीक्यूटिव है वो अलग अलग होना चाहिए। नहीं, सरकार और न्यायालय दोनों अलग अलग होना, दोनों अगर एक जैसा हो जाएंगे फिर क्या होगा, मनमानी शुरू हो जाएगा। यानी जो हमारे न्याय व्यवस्था है वो कार्यपालिका से अलग होनी चाहिए, ये इसमें बात की गई है। और आर्टिकल 51 में ये बात की गई है, जो इंटरनेशनल लॉ है यानी इंटरनेशनल पीस है उसके बारे में, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 51 में। इसमें 51 में विदेश नीति के बारे में बताई गई है। किसके बारे में? विदेश नीति के बारे में बताया गया है। अभी देखिए डीपीएसपी में कुछ संशोधन किया गया था, 42 अमेंडमेंट किया गया था, और ये कब किया गया था, 1976 में किया गया था। और इसमें क्या है, कुछ बदलाव किया गया था, जैसे आर्टिकल 39 ए जोड़ा गया था, जो निशुल्क कानूनी सहायता की बात की गई है।
देखिए एक बात आप लोग जानते हैं, अगर मान लो समाज से कोई कमजोर वर्ग है या महिलाएं हैं, तो उनके उनके पास आर्थिक संसाधन कम होते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या होता है, निशुल्क यानी फ्री लॉ फैसिलिटी दी जाती है। इसलिए आप लोग देखे होंगे हर डिस्ट्रिक्ट में एक संस्थान होता है जिसको नालसा कहा जाता है, या महिला कोर्ट का बारे में सुने होंगे। उसमें क्या होता है, महिला को क्या होता है, फ्री क्या होता है, कानूनी सलाह दी जाती है, कानूनी सहायता दी जाती है। तो आर्टिकल 39A में क्या है, गरीबों को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है, क्योंकि जो गरीब होते हैं उनके पास इनका हाथ। आर्टिकल 43A में क्या होता है, उद्योगों के प्रबंधन में सार्वजनिक की भागीदारी, ये आपको बता दिया था। और 40A में क्या है, पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना है, ये भी आपको बता दिया था। और देखिए वर्ष 2002 में 86 बार अमेंडमेंट किया गया था, उसके अंतर्गत आर्टिकल 45 में क्या है, ये बदल कर क्या है, जो फ्री एजुकेशन है उसको आर्टिकल 21A में शामिल किया गया, जो कल आपको बताया था कि इसमें क्या है, फ्री एजुकेशन के बारे में बात की गई है। कब, कहाँ से, फ्री एजुकेशन के बारे में बात की गई है। इसमें 6 से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है, यानी कक्षा 1 से लेके 8 तक के लिए फ्री एजुकेशन है। अभी देखिएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, जो कब आया है, 2020 में आया है। ठीक है, इसमें अभी क्या है, 10+2 तक के लिए क्या है, फ्री एजुकेशन की बात कर रहा है। अभी धीरे धीरे हो जाएगा, लागू हो रहा है धीरे धीरे। तो 12 क्लास तक यानी इंटरमीडिएट तक क्या होगा, फ्री एजुकेशन की बात की जा रहा है कि इसमें जो भी बच्चे हैं उनको आए। और इसमें एक बात और की गई है, कक्षा 6 से ही क्या होगा, जो वोकेशनल एजुकेशन होता है, जिसको कह सकते हैं कि कोई टेक्निकल कोर्स है, उसको ऐड किया जाएगा। देखिए अभी हमारे यहाँ पे टेक्निकल जो कोर्स है ना, वो 10th के बाद शुरू होता है, जैसे ITI वगैरह वगैरह जो होता है, वो 10th के बाद होता है। अभी क्या होता है, इसको 6 के बाद शुरू करने की बात है, मतलब 6 से शुरू करने की बात चल रहा है, कि 5 के बाद से ही क्या होता है, 6 में जाते ही वो टेक्निकल कोर्स करना शुरू कर दिया। और ये जो मॉडल है, ये चाइनीज मॉडल है। चाइना में क्या होता है, 5 के बाद से ही टेक्निकल कार्य करना, मतलब एजुकेशन देना वहां से शुरू होता है। इसलिए जो देखिए चाइना में जो जितने भी ये छोटे छोटे चीज बनते हैं, मोबाइल हो गया और भी वो जो चीज बनते हैं, वो बड़े फैक्ट्री में नहीं बनता है, बल्कि क्या है, छोटे छोटे घरों में बनता है, क्योंकि हर लोग, अधिकतर लोग क्या टेक्निकल ऐड यानी टेक्निकल चीज जानते हैं, तो घरों में उसको बनाते हैं और उसका बाद में किसी कंपनी के माध्यम से क्या, उसका असेंबल किया जाता है। असेंबल मतलब एक किया जाता है, कोई बैटरी बना रहा है, कोई उसका कवर बना रहा है, कुछ कुछ बन रहा है, तो ये अलग अलग जगह बनता है, बाद में क्या होता है, उसको असेंबल करके आता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा जो मोबाइल फैक्ट्री है वो भारत में है, जो नोएडा में, जो सैमसंग कंपनी का है। दुनिया का सबसे बड़ा जो मोबाइल फैक्ट्री कहाँ पे है, भारत में है। और भारत में उस तरह से नहीं बनता, बल्कि फैक्ट्री में बनता है। तो ये हो गया आपके DPSP के बारे में। DPSP क्या है, सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, लेकिन सरकार इन नियमों को ध्यान में रखकर क्या होता है, अपने कानून या कोई भी योजना जब बनाते हैं, तो इनको ध्यान में रख के क्या होता है, उसको कार्यान्वित करते हैं। देखिए आपको DPSP हुआ, उसके बाद आपका जो अगला जो चैप्टर है, वो है आपका, हमारे यहाँ पे जो यूनियन गवर्नमेंट है उसका है, जिसको कह सकते हैं केंद्र सरकार या संघ सरकार जिसे कह सकते हैं। और संघ सरकार में जो पहला चैप्टर होता है, वो होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी हमारे देश में राष्ट्रपति। देखिए हम राष्ट्रपति के सभी का नाम लिखा हुआ है क्रम से, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अब आते हैं राष्ट्रपति के बारे में, थोड़ा सा बेसिक चीज हम लोग जान लेते हैं, यानी प्रेसिडेंट के बारे में। देखिए जो प्रेसिडेंट होता है, यह हमारे देश का प्रथम नागरिक होते हैं, यानी फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होते हैं, राष्ट्रपति। और जो हमारे भारत में जो संवैधानिक पदों में जो प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल के हिसाब से भी क्या प्रथम व्यक्ति होते हैं।
आप लोग देखे होंगे जब भी राष्ट्रपति होते हैं, बैठते हैं, तो उनका क्या होता है, चेयर सबसे ऊंचा होता है। तो प्रोटोकॉल के हिसाब से भी क्या है, पहला व्यक्ति होते हैं और भारत का पहला नागरिक भी होते हैं। और हमारे देश में जो राष्ट्रपति का पद लिया गया है, आपको बताया था कि देश से लिया गया है, आप लोग बताइएगा। देखिए, भारत में जो पहला नागरिक है वो है हमारे राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति का जो उल्लेख किया गया है वो आर्टिकल 52 से लेके 78 में इनका उल्लेख किया गया। यानी हमारे संविधान के आर्टिकल, देखिए 51 में क्या था, 51 तक आपका डीबीएसपी था, और 52 आर्टिकल में क्या है, राष्ट्रपति से शुरू होता है। अब देखिए, राष्ट्रपति का पहला आता है कि कौन राष्ट्रपति बन सकता है और उस राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है। देखिए, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है या कौन बन सकते हैं, पहले समझ लीजिए। देखिए, राष्ट्रपति का, भारत का राष्ट्रपति, भारत का कोई भी जो नागरिक है बन सकते हैं जिनका उम्र 35 साल से अधिक हो। कौन बन सकते हैं, एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र 35 साल से अधिक होना चाहिए, और कोई पागल दिवालिया ना हो, और लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता उनके अंदर होनी चाहिए। यानी लोकसभा के सदस्य बनने के लिए उनका युक्त होना चाहिए। देखिए, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी इनडायरेक्ट होता है, और इनके लिए कुछ निर्वाचक मंडल होते हैं, मतलब जिनको चुनने के लिए होते हैं। देखिए, हमारे देश में जो राष्ट्रपति होते हैं उनको जो निर्वाचक मंडल होते हैं उनमें उनमें कौन कौन होते हैं उसको ध्यान रखिएगा। एक तो हमारे संसद यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों, संसद मतलब राज्यसभा और लोकसभा, उनके निर्वाचित सदस्य होना चाहिए, अपॉइंटमेंट वाला नहीं, निर्वाचित होना चाहिए। दूसरा है जो स्टेट लेजिस्लेटिव है, यानी जो विधानसभा है, भारत में अलग अलग राज्य में विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वही हो सकते हैं। यानी कुल मिला के संसद के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित, देखिए इसमें विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते, पहले आपको बता देता हूँ। अभी आप स्टेप पढ़ाएंगे तो आपको बताऊंगा कि विधान परिषद अलग होता है और विधानसभा अलग होता है, यानी स्टेट लेजिस्लेटिव होता है और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग होता है। तो ध्यान दीजिएगा। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, देखिए राष्ट्रपति के जो चुनाव होता है उसमें एक तो हमारे जितने भी सांसद होते हैं, चाहे वो, सांसद का मतलब होता है यहाँ पे लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस जितने भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी राज्य विधानसभा के जितने सदस्य होते हैं इनके निर्वाचित सदस्य होना चाहिए, यानी इलेक्टेड सदस्य होना चाहिए। देखिए, आप लोग जानते हैं राज्यसभा में क्या 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, ये भाग नहीं लेंगे। जो भी अपॉइंटमेंट मेंबर होंगे वो भाग नहीं लेंगे। कुल मिला के तभी क्या होता है, इन लोग के द्वारा क्या होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और राष्ट्रपति का चुनाव को संपन्न कौन करता है, भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा इसको संपन्न करवाया जाता है। यानी हमारे जो भारतीय चुनाव आयोग है, इंडियन इलेक्शन कमीशन जो है, वो क्या होता है, इसको संपन्न कराता है। अगर कोई विवाद खड़ा हो जाता है चुनाव से संबंधित तो उसका निपटारा कौन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उसका निपटारा किया जाएगा। निपटारा कहाँ होगा, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से निपटारा किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कौन कौन भाग लेते हैं। तो इसमें भाग लेने वाले सदस्य कौन कौन से हैं, राज्यसभा और लोकसभा के क्या है, सांसद, और जो विधानसभा है उनके क्या है, निर्वाचित सदस्य, क्या है, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इनमें विधान परिषद वाले भाग नहीं लेंगे, विधान परिषद वाले भाग नहीं लेंगे, ध्यान रखिएगा। और चुनाव कैसे होंगे, अप्रत्यक्ष होंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, संवैधानिक प्रावधान क्या है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो आर्टिकल 54 में है। राष्ट्रपति का जो चुनाव प्रक्रिया है वो है आपका 55 में। अब देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया कैसे होता है इसको समझ लीजिएगा। अभी आप लोगों ने देखा होगा विधान सभा का चुनाव अभी होने वाला है 27 में, और अभी अपने लोकसभा का चुनाव देखे होंगे आप लोगों ने, 2024 में हुआ है, या वोटिंग भी किए होंगे आप लोगों ने।
देखिए, लोकसभा में विधानसभा में चुनाव कैसे होते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट खड़े होते हैं और जिनको सबसे ज्यादा मत मिलते हैं वही विजय घोषित हो जाता है। अभी नगर निगम में भी यही देखे हम लोगों ने कि जिस सदस्य को जितना सबसे ज्यादा जो वोट वोट मिलता है वही विजय घोषित होता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है, पहले समझिएगा। राष्ट्रपति के चुनाव में वही कैंडिडेट विजय घोषित होगा, यानी जीतेगा, जिनको 51% वोट मिलेगा। टोटल वोट कितना है, राज्यसभा लोकसभा और विधायकों के वोट जितना भी है उनके 51% मिलना चाहिए, पहली बात है। दूसरी बात है कि जो सांसदों का जो वोट मत होगा, यानी मूल्य होगा, जो जितने भी सांसद हैं, और उसके बराबर जो विधानसभा के जो सदस्य होंगे उनके जितने भी विधानसभा सदस्य जो होंगे उनके मत मूल्य बराबर होंगे। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पे विधानसभा के जो एमएलए जिसे कहते हैं आप लोग, या विधायक कहते हैं जिसको, विधायक ज्यादा होते हैं और एमपी कम होते हैं। एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कम होते हैं। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो वोट वैल्यू होगा वो विधानसभा के जो एमएलए होते हैं उनके वोट वैल्यू, सभी वो एमएलए, भारत में जितने भी एमएलए हैं उनके वोट मूल्य बराबर होना चाहिए। इसमें यह किया गया कि केवल हमारे जो पार्लियामेंट का अधिकार ना हो राष्ट्रपति के चुनाव में, हर राज्य को भी क्या है, इक्वल मतलब सहभागी बनाया जाए, इसीलिए के लिए ऐसे प्रावधान किए गए हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, जिस राज्य के में जनसंख्या ज्यादा होगा उस राज्य के विधानसभा के जो सदस्य होंगे उनके मत मूल्य ज्यादा होंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो उनके जो एक एमएलए का जो मत मूल्य होंगे, जो अरुणाचल प्रदेश या मेघालय में जो मत मूल्य होंगे उससे ज्यादा होंगे, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन से लिया गया है। इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए चुनाव में कैसे होगा। मान लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में तीन कैंडिडेट खड़े हुए हैं, ए बी सी। ये क्या है, तीन कैंडिडेट खड़े हुए हैं और चाहिए कितना, 51% चाहिए। जब तक 51% नहीं मिलेगा तो विजय घोषित नहीं होगा। अब देखिएगा, मान लेते हैं कि हमारे पास सांसद है, विधायक है, एक्स वाई जेड, क्या है ये हमारे पास सदस्य, चाहे वो राज्यसभा का हो लोकसभा का जो भी हो। अब देखिए सबसे पहले क्या होगा, अगर एक्स को कोई वोट देना होगा तो एक्स सबको वोट देंगे, ये नहीं कि केवल एक को वोट देंगे। तो अब इसमें वरीयता क्रम निर्धारित किया जाता है। क्या होता है, वरीयता क्रम, प्रिफरेंस दिया जाता है। तो एक्स का पहला पसंद क्या है, एक, ए को दिया। दूसरा पसंद मान लेते बी और तीसरा पसंद मान लेते सी। लेकिन वाई का क्या है, यहाँ पे डिफरेंस है। वाई का पहला पसंद क्या है, मान लेते हैं टू, दूसरा पसंद ये और तीसरा पसंद ये। जेड का भी देखिए, जेड का मान लेते हैं कि ये तीसरा पसंद ये है, दूसरा पसंद ये है और ये पहला पसंद है। देखिए सबसे पहले एक नंबर वाले मतों की गिनती होगी। समझ लीजिएगा, पहले क्या होता है, एक नंबर जो प्रेफरेंस जो दिया जाएगा वन नंबर वाले को, इसकी गिनती होगी। अगर इसकी गिनती हुई और किसी भी सदस्य को 51% मत मिल गया तो उसको विजय घोषित कर दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल चीज है। अगर बाई चांस ऐसे होता है कि हम देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, अधिकतर दो सदस्य खड़े होते हैं तो किसी ना किसी को मिल ही जाता है। हम जानते हैं भारत में अधिकतर क्या होता है, जितने भी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है सब में दो ही सदस्य हैं, तो इसमें दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं कि किसी कारणवश किसी भी सदस्य को 51% मत नहीं मिला, तब क्या होगा, तब क्या होगा, जो सबसे कम मत मूल्य जिनको मिला है, सबसे कम मत मूल्य जिनको मिला है, मान लेते हैं कि सी को सबसे कम मत मूल्य मिला है, तो इनके जो मत है ना इन दोनों को बराबर बराबर में बांट देंगे। तो जिनको अगर बराबर बराबर में बांट देंगे तो किसी ना किसी को 51% आ ही जाएगा। तो जिनको भी 51% आएगा उसी को विजय घोषित किया जाएगा, वो राष्ट्रपति चुन जाएगा। तो समझ में आया, राष्ट्रपति के मत मतलब चुनने के लिए कितने प्रतिशत वोट चाहिए होता है, 51%। और इसे क्या है, इसको इसके लिए वरीयता क्रम निर्धारित किया जाता है। वरीयता क्रम के आधार पर क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसको एकल संक्रमण मत पद्धति कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, इसको क्या कहता है, एकल संक्रमण मत पद्धति इसको कहा जाता है। तो इसके माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव होगा। अब देखिए राष्ट्रपति का जब चुनाव होगा तो उनका कुछ कार्यकाल होगा। देखिए राष्ट्रपति जिस दिन से शपथ लेंगे,
राष्ट्रपति जिस दिन से क्या लेंगे, शपथ लेंगे, उस दिन से 5 वर्ष तक उनका कार्यकाल होगा। क्या होगा, 5 वर्ष तक शपथ लेने। और राष्ट्रपति का अगर पद किसी कारण से रिक्त हो जाता है तो विदिन 6 मंथ, यानी 6 माह के अंदर उसको पद को भरा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर राष्ट्रपति का पद किसी भी कारण से अगर समाप्त हो जाए, मृत्यु हो जाए, त्याग पत्र दे दे, कुछ भी हो जाए, तो विदिन 6 मंथ उनके नए राष्ट्रपति चुने जाएंगे। अब एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर राष्ट्रपति पद पर नहीं है या डेथ हो गया या उन्हें त्याग पत्र दे दिया, तो उनके स्थान पे हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो राष्ट्रपति के पद का जिम्मेदारी निभाएंगे। कौन निभाएंगे, उपराष्ट्रपति। अगर किसी कंडीशन में उपराष्ट्रपति भी ना हो, तो उपराष्ट्रपति अगर किसी कंडीशन में ना हो, तो उस स्थिति में क्या होगा, हमारे देश के जो मुख्य चुनाव कर रहा हो, मुख्य जो न्यायाधीश है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो क्या होगा, राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालेंगे। इनको ध्यान रखिएगा, अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति, अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो जो मुख्य न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो मतलब राष्ट्रपति के पद का कार्यभार संभालेंगे। एक बार ऐसे हुआ था, एम हिदायतुल्लाह का नाम सुने होंगे आप लोगों ने, जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया है, और वो सुप्रीम कोर्ट के उस समय क्या थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन क्या है पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। उसके बाद क्या होता है, अभी पात्रता के बारे में बताया है कि उसका योग्यता क्या होना चाहिए, कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल से अधिक होना चाहिए, और लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के योग्य होना चाहिए। और देखिए, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं ना, वो कितने भी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। अभी देखिए, अमेरिका का चुनाव हुआ राष्ट्रपति का, अमेरिका में राष्ट्रपति केवल 2 टर्म्स के लिए बन सकते हैं, और भारत में कोई भी व्यक्ति कितने भी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। कोई भी व्यक्ति कितने भी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, कोई उनका लिमिटेशन नहीं है। अब राष्ट्रपति के जो चुनाव होता है उसके लिए क्या होता है, जो भी राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार होते हैं उनको 50 समर्थक की आवश्यकता होता है, प्रस्तावक, यानी कुल मिला के 100 सदस्यों का क्या होना चाहिए, उनको समर्थन उनके पास होना चाहिए, तभी वो क्या होता है, नॉमिनेशन कर पाएंगे। आप लोग देखते हैं कि जब भी कोई नॉमिनेशन करने जाते हैं तो उनके पास क्या होना चाहिए, कुछ सदस्य का सपोर्टर होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा। तो एकल मत पद्धति के देखिए सब लिखा हुआ है, आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा। अब आते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां, इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति जो होते हैं, वो क्या होता है, उनके पास जो सरकार के जितने भी कार्य होते हैं सब राष्ट्रपति के नाम पे होता है, क्योंकि आपको पता है कि राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं। तो भारत सरकार के जितने भी कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं, चाहे वो विधायी कार्य हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव कार्य हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो जुडिशरी हो, और चाहे वो सैन्य हो, यानी सेना के जो कमांडर होते हैं वो भी राष्ट्रपति होते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि उनके एग्जीक्यूटिव वर्क देख लेते हैं, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यकारी शक्ति क्या होता है। पहली बात है, भारत सरकार के जितने भी कार्य होते हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम पर की जाती है। इनके नाम पर की जाएंगी, राष्ट्रपति के नाम पर। दूसरी बात है कि भारत के जो राष्ट्रपति है, भारत के बहुत सारे जो संवैधानिक पद होते हैं उनके पदाधिकारी को नियुक्त करते हैं और उनको शपथ भी दिलाते हैं। जैसे सीएजी हो गया, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक हो गया, चुनाव आयुक्त हो गया, लोकसभा के सदस्य और उनके जो अध्यक्ष होते हैं उनका नियुक्ति करते हैं, उनको शपथ दिलाते हैं। तो ये काम किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है। राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति करना, उसके बाद वित्त आयोग के सदस्य की नियुक्ति करना, अनुसूचित जाति आयोग हो गया, जनजाति आयोग हो गया, ये सभी काम क्या होता है, राष्ट्रपति के ही होते हैं, कि ये इन लोगों को हो गया। और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिमंडल का नियुक्त करना, मतलब मंत्रियों को नियुक्त करना, ये सभी काम क्या होता है, राष्ट्रपति के होते हैं। और इनको शपथ भी दिलाते हैं, देखिए प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं, मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं। तो ये सारे काम क्या होते हैं, राष्ट्रपति के होते हैं। अब आता है विधायी यानी लेजिस्लेटिव वर्क। अभी अगर आप लोगों ने
न्यूज देखा होगा तो उसको समझते। लेजिस्लेटिव मतलब संसदीय कार्य क्या होता है, संसद के अंदर कानून बनाने में उनका क्या योगदान होता है। देखिए, जो राष्ट्रपति होते हैं वो संसद को बुलाता है या उसको स्थगित कर सकता है, यानी एडजॉर्न कर सकता है, और लोकसभा को भंग कर, देखिए लोकसभा को भंग क्या होता है, सरकार नहीं कर सकते बल्कि राष्ट्रपति करते हैं। लोकसभा का भंग, देखिए राज्यसभा का भी भंग नहीं होता है, लोकसभा भंग होता है। अगर किसी परिस्थिति में लोकसभा राज्यसभा के बीच में कोई विवाद उत्पन्न होता, गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तो संयुक्त बैठक बुलाते हैं राष्ट्रपति। अभी देखिएगा, जो महिला आरक्षण पर जो बिल लाया गया था उसमें जो संयुक्त बैठक हुआ था, तो कौन बुलाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि प्रत्येक चुनाव जब होती है लोकसभा के, तब उसमें जो संयुक्त अधिवेशन जब होता है, यानी उनका पहला जब बैठक होता है, तब राष्ट्रपति उसको अभिभाषण देते हैं। या जब भी साल का पहला सेशन होता है, तभी भी राष्ट्रपति क्या होता है, संसद में अपना अभिभाषण यानी एड्रेसिंग करते या अभिभाषण देते हैं। अभी देखिए 31 तारीख को दिया गया था, अभी बजट पेश हुआ आज। तो बजट पेश हुआ, तो बजट पेश होने से पहले जब भी सत्र शुरू होता है, तो पहला जो अभिभाषण होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। राष्ट्रपति क्या होता है कि जो लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, शिवा सभापति को क्या होता है, नियुक्ति करता है। उसके बाद राज्यसभा में जो 12 सदस्य होते हैं उनको नियुक्त करते हैं। क्या होता है, 12 सदस्य होते हैं उनको नियुक्त करते हैं। उसके बाद अध्यादेश जारी कर सकते हैं। क्या जारी करते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। उसके बाद कुछ सिफारिश प्रस्तुत कर सकते हैं, या चुनाव आयोग से कुछ परामर्श ले सकते हैं। ये सब उनके क्या है। तीसरी बात, एक बार और ध्यान रखिएगा, जब तक क्या होता है, जब तक कोई भी बिल, बिल मतलब जब विधेयक होते हैं, बिल पर जब तक राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होगा, तब तक ये एक्ट नहीं बनता है, यानी अधिनियम नहीं बनता है। जब तक किसी बिल पर या विधेयक पर राष्ट्रपति का साइन नहीं होगा, तब तक कोई अधिनियम नहीं बनेगा। इसको ध्यान रखिएगा। तो ये भी क्या है, विधायक। उसके बाद अध्यादेश बताया था, वो भी एक क्या है, विधायी कार्य है। तो ये सारे काम क्या होता है। उसके बाद जब पहले लोकसभा का पहला जो बैठक होता है, उसमें जो प्रोटेम स्पीकर वगैरह होते हैं, तो उनको भी नियुक्त किया राष्ट्रपति करते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर आप जो जब संसद बताएंगे तब आपको बताऊंगा, तो वो उनका भी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसको ध्यान रखिएगा, ये विधायी कार्य में ये सब आते हैं। अब राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति देखिए। देखिए, जो राष्ट्रपति होता है, वित्तीय शक्ति क्या होता है उसको पहले समझ लिया। एक बात समझ लीजिए कि राष्ट्रपति का जो वेतन होता है उसको कभी रोका नहीं जा सकता, इसलिए भारत में एक संचित निधि होता है। उस संचित निधि से क्या होता है, राष्ट्रपति को वेतन मिलता है। राष्ट्रपति को क्या मिलता है, वेतन। और वर्तमान में क्या होता है, राष्ट्रपति को प्रति माह 5 लाख रुपए वेतन मिलता है। कितना मिलता है, 5 लाख रुपए प्रति माह वेतन मिलता है। और उसके बाद भत्ता मिलता है, आवास मिलता है, हम लोग जानते हैं। जो राष्ट्रपति होता है, देखिए हमारे यहाँ पे जो मनी बिल होता है, जिसको धन विधेयक कहते हैं, वो राष्ट्रपति के पूर्व सिफारिश के पर ही लोकसभा में लाया जाता है। मनी बिल, जिसको धन विधेयक कहते हैं। दूसरी बात है, जो बजट होता है, बजट को भी लाने के लिए क्या होता है, पहले राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त करना बहुत जरूरी होता है। या संविधान में कोई संशोधन करना है, तो उससे पहले, उस बिल को लाने से पहले राष्ट्रपति से परामर्श लेना बहुत जरूरी है। या भारत में जो आकस्मिक निधि होता है उसका नियंत्रण किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति क्या होता है, हर प्रत्येक 5 साल बाद वित्त आयोग का गठन करते हैं। ये देखिए, राष्ट्रपति के क्या है, वित्तीय अधिकार होता है। जो हमारे यहाँ पे आकस्मिक निधि होता है, बजट होता है, धन विधेयक होता है, वित्त आयोग है, इन सब पर कंट्रोल किनका है, अनुदान मांग वगैरह जो भी है वो सब राष्ट्रपति के पास होता है। उनका सिग्नेचर जब तक नहीं होगा, तब तक क्या होता है, ये कार्य नहीं हो सकते हैं। इसलिए राष्ट्रपति का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अगला है राष्ट्रपति का न्यायिक शक्तियां, यानी जुडिशियल पावर क्या है। जुडिशियल पावर में सबसे पहले की जो राष्ट्रपति होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, जजेस होते हैं, उनको नियुक्त करता है। सुप्रीम कोर्ट हो गया या हाई कोर्ट के जितने जजेस होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। दूसरी बात है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। किस आर्टिकल के माध्यम से,
आर्टिकल 1 to 3, 123 के माध्यम से सलाह ले सकते हैं। ठीक है, किससे सलाह ले सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। और आर्टिकल 72 के माध्यम से राष्ट्रपति मृत्यु दंडों को माफ कर सकते हैं या कोर्ट मार्शल को माफ कर सकते हैं। माफ करना मतलब ये नहीं कि छोड़ देना है, उनकी फांसी को रोक सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मार्शल कोर्ट क्या होता है? जो सैन्य न्यायालय होता है उसको मार्शल कोर्ट कहते हैं। और जिनको मृत्यु दंड दी गई है, आर्टिकल 72 के माध्यम से क्या होता है? राष्ट्रपति उनको क्षमादान कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं। तो समाधान की शक्ति किसके पास होता है? जो मृत्युदंड और मार्शल कोर्ट के संबंधित होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति के पास होता है। इसको ध्यान रखिएगा, किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। आर्टिकल 72 के माध्यम से राष्ट्रपति मृत्युदंड को यानी सेंटेंस, लाइफ सेंटेंस को रोक सकते हैं। बहुत सारे केसेस आप लोग सुने होंगे। राष्ट्रपति कूटनीतिक सत्य क्या होता है? देखिए, राष्ट्रपति कूटनीति मतलब जितने भी देशों के साथ संधि वगैरह होते हैं, समझौते होते हैं, वो राष्ट्रपति के नाम पर किया जाता है, इसलिए उसको होता है। देखिए, जितने भी संधियां होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझौता समझौता होता है, वो राष्ट्रपति के नाम से संपन्न किया जाता है। या जो हमारे देश से जो राजदूत जाते हैं ना, जिसको एम्बेसडर कहा जाता है, वो भी राष्ट्रपति के नाम पर दूसरे देश में जाते हैं। या बाहर के देशों से जो भी एम्बेसडर भारत में आते हैं, उनको क्या है? राष्ट्रपति से पहले अनुमति पत्र प्राप्त करना होता है, फिर वो यहाँ पे कार्य कर सकते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, कोई भी विदेशी राजदूत तब तक यहाँ पे कार्य नहीं कर पाएंगे जब तक राष्ट्रपति उनको अनुमति नहीं देंगे। सैन्य शक्ति, देखिए राष्ट्रपति क्या होता है? तीनों सेना के क्या होते हैं? मुखिया होते हैं। यानी भारत के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, चाहे वो जल सेना हो, वायुसेना हो या थल सेना हो, तीनों के मुखिया कौन होंगे? कमांडर, कमांडर ऑफ चीफ। कमांडर ऑफ चीफ कौन होंगे? ये राष्ट्रपति होंगे, जिसको सेनापति भी कभी कभी कहा जाता है। तो तीनों सेनापति होते हैं, वो होते हैं। और अभी देखिए आप, सेना में एक पद बनाया गया है जो क्या कहते हैं? सीओडी कहते हैं, चीफ स्टाफ कहा जाता है। जो पहले बिपिन रावत जी थे, अभी अनिल चौहान है, दोनों उत्तराखंड से, याद रखिएगा। सीओडी के बारे में आप लोग जानते हैं, पहले कौन थे? बिपिन रावत जी थे, जिनको हेलीकॉप्टर में मृत्यु हो गया। और वर्तमान में कौन है? अनिल चौहान जी हैं। ये दोनों उत्तराखंड से हैं, सेना में बनाया गया। उसके बाद राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियां, यानी इमरजेंसी पावर क्या होता है इनका? आप लोग जानते हो कि भारत में 3 प्रकार के इमरजेंसी है, अब क्या प्रावधान है? और ये इमरजेंसी कौन लागू कर सकते हैं? राष्ट्रपति। पहला है नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352 में है। उसके बाद है प्रेसिडेंशियल रूल, आर्टिकल 356। और है वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी, 360 में है। देखिए, भारत में जो नेशनल इमरजेंसी हुआ अभी तक 3 बार लागू की गई है। एक किया गया था 1962 में किया गया था, जब चीन के साथ युद्ध हुआ था। और दूसरा किया गया था 1971 में किया गया था, जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। और तीसरा किया गया था 1975 में, जब इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था। कब? इंदिरा गांधी के समय पे। तो अभी तक 3 राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया। और राष्ट्रपति शासन बहुत लगाया गया, ये 150 से भी ज्यादा बार लगाया गया। देखिए, राष्ट्रपति शासन सबसे पहले पंजाब में लगाया गया था। पंजाब का पहला पुराने नाम पेपसू कहते थे, उनमें लगाया गया था, 1951 में लगाया गया था। आप लोग बताइएगा, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? डेट बता दीजिएगा, कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। उत्तराखंड 2016 में। पर 16 जून को। 2016 में। 16 में कब? मई। मई में नहीं, मार्च में लगाया गया था। 26 मार्च को लगाया गया था, जब हरीश सिंह रावत पर लगाया गया, सरकार पर लगाया गया ओ। था। ध्यान दीजिएगा।
तो उत्तराखंड में अभी तक एक बार लागू किया गया, और सबसे पहले पंजाब में लागू किया, और सबसे अधिक बार जो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया अभी तक बिहार में लागू किया गया। कहाँ पे? बिहार में। और सबसे पहले पंजाब में, और उत्तराखंड में एक बार। इसको रख दिया। और आर्टिकल 356 में ये राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन। और देखिए, वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में लागू नहीं किया गया। वित्तीय आपातकाल क्या है, अभी तक भारत में क्या है, इसको लागू नहीं किया गया, क्योंकि अभी ऐसे कभी परिस्थिति नहीं बना है भारत में जो वित्तीय आपातकाल को लागू किया जा सके। फिर राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार। देखिए, अध्यादेश को ऑर्डिनेंस कहा जाता है। ऑर्डिनेंस क्यों लगाया जाता है, पहले समझ लीजिएगा। देखिए, ऑर्डिनेंस दो व्यक्ति जारी कर सकता है, एक तो राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल। जब देखिए क्या होता है, सेंटर की बात को बोल रहा हूं, जब हमारे संसद सत्र में नहीं होता, सत्र मतलब सेशन में नहीं होता है, और उस समय गवर्नमेंट को लगता है कि कोई नया कानून इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है, यानी लागू करना बहुत जरूरी है, तभी राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के माध्यम से अध्यादेश जारी करते हैं। और अध्यादेश के पावर वही होते हैं जो संसद द्वारा जो कानून बनाते हैं, उतना उनका पावर होते हैं। और अध्यादेश तब तक रहता है जब तक हमारे लोकसभा राज्यसभा का जो अगला बैठक जो होगा, मतलब नेक्स्ट जो सेशन होगा, नेक्स्ट सेशन जब होगा, उसके 6 वीक तक ही रहेगा, यानी 6 हफ्ते तक ही रहेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर राष्ट्रपति ने कोई अध्यादेश जारी कर दिया तो वो कब तक रहेगा? हमारे संसद के जो अगला बैठक होगा, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, उस बैठक के अगले 6 हफ्ते तक रहेगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो अध्यादेश खत्म हो जाएगा। अभी आप लोगों ने देखा था जब किसान बिल लाया गया था, तो पहले अध्यादेश के माध्यम से लाया गया था। तो इसको ध्यान रखिएगा कि जब सरकार को लगता है कि हम बिल नहीं पारित कर पाए, और कोई सदन यानी जो हमारा हाउस है वो चल नहीं पा रहा है, यानी जो सत्र में नहीं है, तब ऐसा लाता है। देखिए, मेनली जो नियम तो यही है, लेकिन सरकार तभी लाता है अध्यादेश जब उनको लगता है कि हम लोकसभा राज्यसभा में हमारे पास उतना मेजोरिटी नहीं है, बहुमत नहीं है, जिसके लिए वो बिल लाया जाए, यानी विरोध ज्यादा होता है जो इस बिल का, और सरकार को ज्यादा फायदा होता है, तब ये चीज होता है। नहीं, कभी कभी क्या होता है, सरकार के जो पक्ष है उनको फायदा होता है और विपक्ष को नुकसान होता है, तब ऐसे चीज की जाती है। लेकिन ये क्या होता है, जब भी सत्र शुरू होगा उसके 6 वीक तक रहेगा, उसके बाद स्वतः समाप्त हो जाएगा। अगला है राष्ट्रपति के क्या बीटो पावर होता है। बीटो मतलब क्या होता है, राष्ट्रपति को विशेष अधिकार दिया गया है। क्यों दिया गया है? इसलिए दिया गया है कि कभी कभी क्या होता है, ये जो बीटो पावर है ये अमेरिका से लिए गए हैं, कि राष्ट्रपति के विशेष अधिकार इसलिए दिया गया है, कभी कभी क्या होता है, सरकार के जो निर्णय होते हैं वो सही नहीं होते हैं, और राष्ट्रपति उसको जुडिशियली से रिव्यू करके उसको न्याय संगत बनाने की मतलब प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हमारे देश में जो राष्ट्रपति है उनको जो वीटो पावर दिया है उसको पॉकेट वीटो कहते हैं। पॉकेट वीटो का मतलब, देखिए हमारे यहाँ पे जो वीटो शक्ति दिया गया है वो किसी बिल को समाप्त करने के लिए नहीं। देखिए, आप अमेरिका वाले के राष्ट्रपति देखेंगे तो वहां पे क्या होता है, जनता द्वारा क्या होता है, अमेरिका के राष्ट्रपति को चुना जाता है। तो वहां के जो लोकसभा जो राज्यसभा होता है ना, उससे अमेरिका के राष्ट्रपति पर कोई क्या होता है, प्रभाव नहीं होता है, चाहे वो उनके पक्ष में संसद है चाहे ना हो। और अमेरिका में जो जो मंत्री भी बनते हैं ना, अभी देखिए अमेरिका में जो मंत्री बन रहे हैं, मंत्री भी क्या होते हैं, उनके हाउस के कोई सदस्य नहीं होते, वो मंत्री राष्ट्रपति अपने मन पसंद किसी व्यक्ति को मंत्री बना सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या प्रावधान है, हमारे यहाँ पे किसी को मंत्री बनना होगा तो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना जरूरी है। लेकिन अमेरिका में ऐसा कुछ है नहीं, वहां पे राष्ट्रपति जिसे भी चाहेंगे उन्हें मंत्री बना सकता है, चाहे उनके लिए कोई मेंबर होना जरूरी नहीं है। तो भारत में जो वीटो पावर है, इसमें क्या है कि राष्ट्रपति के पास अगर कोई बिल आता है साइन करने के लिए, तो राष्ट्रपति उस बिल को साइन ना करके उसको रख लेते हैं। लेकिन राष्ट्रपति ये नहीं कहता कि हम उसमें साइन नहीं करेंगे, या हम ये नहीं कहते हम उसको लौटाएंगे नहीं। तो अनिश्चित काल तक अगर किसी बिल को अगर राष्ट्रपति अपने ऑफिस में रख देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, भारत में राष्ट्रपति का वीटो कहा जाता है। देखिए, इसमें क्या है, भारत में जब ज्ञानी जैल सिंह का नाम सुने होंगे, राष्ट्रपति रहे हैं, उन्होंने डाकघर संशोधन बिल को रखा गया था। ये भारत का पहला है डाकघर संशोधन बिल को
विधेयक को पॉकेट वीटो के माध्यम से रखा गया था। ठीक है, तो ये याद रहेगा। और किनके समय में? ज्ञानी जैल सिंह के समय पे किया गया था। देखिए, भारत में ऐसा बहुत ही कम होता है, जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में विवाद होता है ना, तभी ये होता, ऐसा होता है। क्योंकि उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और उनके पास मतलब बहुत विशाल बहुमत था। आप लोग जानते हैं कि भारत में एक राजीव गांधी एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिनको के पास सबसे ज्यादा बहुमत, मतलब संसद सदस्य थे। तो उनमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में किसी मतलब विवाद हो गया, तो फिर उनके बीच में इस तरह से होता है। देखिए, अधिकतर ऐसे क्यों नहीं होता है? क्योंकि अधिकतर आप लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति उसी दल के ही मेंबर राष्ट्रपति बनते हैं जो सत्ता में होते हैं। अधिकांशता अधिकांशता उसी दल के व्यक्ति ही क्या होते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं। जैसे अभी देखिए द्रौपदी मुर्मू जी है, तो इनको बीजेपी ने उनको राष्ट्रपति बनाया, तो अब बीजेपी के खिलाफ क्यों जाएंगे? तो इसलिए ऐसे बहुत ही कम होता है जब। लेकिन क्या होता है, देखिए, जब क्या होता है व्यक्ति प्रभावशाली हो जाता है ना, तब क्या होता है, ऐसे विवाद होता है। कभी कभी आप लोग देखेंगे, जब पहले हमारे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री थे, दोनों प्रभावशाली व्यक्ति थे, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू, तो उनके बीच में बहुत विवाद हुआ था। जैसे हिंदू कोड बिल पर देखिए, पहले क्या था, जवाहरलाल नेहरू क्या है, हिंदू कोड बिल लाना चाहते थे कि उनमें ये सारे प्रावधान था कि विडो मैरिज हो गया या एक से अधिक विवाह हुआ संपत्ति पर। लेकिन राजेंद्र प्रसाद इसको नहीं मान रहे थे। उसमें क्या, हिंदू संगठन भी विरोध कर रहे थे। देखिए, आज जो यूसीसी पे मुसलमान विरोध कर रहे हैं, ये काम क्या है, हिंदू संगठन भी क्या है। जब 1954-55 में हिंदू कोड बिल लाया गया था, तो हिंदू के अधिकांश जो धार्मिक संगठन है वो विरोध कर रहे थे, कि बोल रहे कि हमारे जो धार्मिक और सामाजिक एक्टिविटीज है उसमें सरकार क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं, जैसे आज मुस्लिम कर रहे हैं। तो ये, तो उनमें नेहरू जी लाना चाहते थे, लेकिन सबसे पहले इनको लाना चाहते थे क्या, अंबेडकर जी लाना चाहते थे। अंबेडकर जी और नेहरू मंत्रिमंडल में यही विवाद हुआ था। अंबेडकर जी संविधान के साथ ही क्या था, हिंदू कोड भी लाना चाहते थे, लेकिन उस समय के जो लोग थे उनको लाने नहीं दिया। तो उसके बाद क्या था, अंबेडकर जी ने क्या, जो नेहरू मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा दे दिया गया था। लेकिन बाद में नेहरू जब लाना चाहता, तो राजेंद्र प्रसाद और इनके जितने भी गुट थे उन्होंने इनका विरोध किया। तब हिंदू कोड बिल को अलग अलग रूप में पास किया गया, जैसे बीडो मैरिज हो गया, उत्तराधिकार अधिनियम हो गया। तो बाद में अलग अलग टुकड़ों में इसको पास कर दिया गया। तो जब क्या व्यक्ति प्रभावशाली हो जाता है, तब ऐसे एक्टिविटीज होता है। और जो हमारे राष्ट्रपति के पास जो शक्ति है, वीटो शक्ति है, वो आर्टिकल 111 में इसका मेंशन किया गया है। इसमें किया गया, 111 में इसका मेंशन किया गया है कि 111 में जो राष्ट्रपति के पास जो वीटो पावर है उसका उल्लेख इसमें किया गया है। तो इसको भी ध्यान दिया। तो ये हो गया राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं और जितने भी नियम बनते हैं, उसके बारे में आप लोगों से को डिस्कशन कर लिया। आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं।